बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होने वाला है। उन छात्र छात्राओं के लिए जो कि बी द्वितीय वर्ष में है और एजुकेशन विषय वस्तु ले रखी है, अर्थात शिक्षा शास्त्र आप पढ़ रहे हैं, बी द्वितीय वर्ष में हैं आप, तो आपके पेपर वन में अर्थात एजुकेशन का दो पेपर होते हैं बी ए सेकेंड ईयर में। तो उसके जो पहला पेपर है उसका उसका नाम है आपके क्या, तो उसका नाम है पेपर वन का अर्थात एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसको आप हिंदी में शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है उससे कैसे कैसे प्रश्न आपके 2022 की परीक्षा में आने वाले हैं, उनके प्रश्न को बताने के साथ साथ मैं उत्तर को भी बताने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी लोग एकदम से अपना ध्यान केंद्रित करके इस वीडियो लेक्चर को देखें, और जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार से और इन्फॉर्मेटिव सेशन मैं आपके समक्ष ला सकूं और ताकि आपके अच्छे अंक प्राप्त हो सकें आपको एग्जाम्स में। ओके, चलिए प्रारंभ करते कक्षा को बिना समय गवाए हुए। मॉडल पेपर है और सॉल्व मॉडल पेपर है। ओके, चलिए बात करते हैं 2022-23 इन सभी की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है लेक्चर। ओके, देखिए पहला प्रश्न आपके यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि बी द्वितीय वर्ष शिक्षा शास्त्र पेपर वन, मेरे प्यारे दोस्तों क्या है ये, पेपर वन है शिक्षा मनोविज्ञान। पेपर टू की वीडियो जल्द ही आपके समक्ष आएगी। ठीक है, इससे पहले सोशियोलॉजी का मॉडल पेपर हो चुका है, पेपर वन का देख लीजिएगा। मतलब कि उसका जियो क्या बोलते हैं उसको, जियोग्राफी का आपका पेपर वन पेपर टू दोनों का दे दिया। हिंदी साहित्य का पेपर वन पेपर टू दोनों का मॉडल पेपर आपके समक्ष हो चुका 2022 का, दोनों सभी को देख लीजिएगा। ओके, सेकंड ईयर का एजुकेशन विषय वस्तु है। आज एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। मॉडल पेपर है 2022 का। ओके, ध्यान रखेंगे। चलिए सभी प्रश्न अनिवार्य है आपके। खंड आ बा सा 3 खंडों में आपके पेपर होंगे। ठीक है, पहला खंड जो है आपका खंड आ, उससे 50 शब्दों में आपको प्रश्न को लिखना होगा, मतलब 50 शब्दों में आपको उत्तर को लिखना होगा। ओके, ध्यान रखेंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। अति लघु उत्तरीय में जो खंड आ है उसमें 10 प्रश्न दिए होंगे। 10 प्रश्न के 10 आपके उत्तर लिखने हैं, आपके देखिएगा। अब इसमें हालांकि अलग अलग विश्वविद्यालय में अलग अलग मॉडल हो सकता है, तो इसीलिए हमने इसमें क्या रखा है, 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को रखा जो कि अति महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हमने इसमें 10 लघु उत्तरीय प्रश्नों को रखा जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और 5 हमने दीर्घ उत्तरीय को रखा है। तो इस प्रकार से हमने 25 यहाँ पर प्रश्नों को रखा है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, और बड़ी मेहनत लगती है वीडियो को सेट करने में, और एक प्रकार से आपको बता दूं वीडियो को बनाने में, उसके कंटेंट को इकट्ठा करने में, इन प्रश्नों को ढूंढने में, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो कि लगातार आप परीक्षा में पिछले मतलब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं। और ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से। आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप आसानी से जो है एक ही वीडियो को देखने के बाद में आप के अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेवल आपका ऊंचा जाएगा, और आप अच्छे तरीके से जो है एग्जाम्स में अच्छे उत्तर लिख पाएंगे, और आप जो है अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। अब चलिए हम बात कर लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है भाई, शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य क्या है, तो आपका मॉडल चाहे जैसा हो प्रश्न आपके यही आएंगे। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य क्या है बताइए। 50 शब्दों में आपको बताना है। कैसे बताएंगे आप, सबसे पहले लिखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य है, क्या है, संगठित तथ्यों तथा सामान्य नियमों का एक ऐसा संग्रह प्रदान करना शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है जिसकी सहायता से शिक्षक सांस्कृतिक या व्यावसायिक लक्ष्यों को अधिक से अधिक प्राप्त कर लेता है। और वही चीज़ क्या होती है, शिक्षा मनोविज्ञान होती है, और शिक्षा मनोविज्ञान का ही उद्देश्य होता है। शिक्षा मनोविज्ञान दोनों एक दूसरे के संपूरक शब्द हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओके, अब कुछ बातें जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ सामान्य उद्देश्य में। पहली बात यह है कि पहला उद्देश्य इसका यह सामान्य उद्देश्य में शिक्षा मनोविज्ञान का कि ऐसे सिद्धांतों की खोज करना या ऐसे तथ्यों को विकसित करना जिससे व्यक्तित्व के विकास में सहायता प्रदान हो सके, ये इसका उद्देश्य है। ठीक, दूसरा उद्देश्य इसका यह है कि शिक्षण विधि अर्थात टीचिंग मेथड जो है उसमें सुधार लाया जाए। टीचिंग मेथड में सुधार लाना भी शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य इसका आप लिख सकते हैं कि शिक्षक को शिक्षण कार्य अर्थात जो इनका टीचिंग प्रोफेशन है, शिक्षक का, टीचर का जो टीचिंग प्रोफेशन है उसमें सहायता प्रदान करता है। कौन, शिक्षा शास्त्र। तो शिक्षा शास्त्र का उद्देश्य ये है कि शिक्षक को शिक्षण कार्य में सहायता देना। ठीक है, टीचिंग प्रोफेशन में उसके हेल्प करना। ओके, चौथी बात इसमें है सांस्कृतिक तथा व्यावसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता पहुंचाना भी शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। पांचवा उद्देश्य इसका ये लिख सकते हैं आप कि बालक के व्यक्तित्व का अगर विकास करना होता है तो भी शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा होता है। तो ये कई सारे उद्देश्य हमने आपको बता दिए, इतना आपका काफ़ी है।
अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न है अंतर्दर्शन पद्धति के गुण बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्या अंतर्दर्शन पद्धति के गुण बताइए। अंतर्दर्शन पद्धति क्या होती है भाई, इसको आपको बताने का प्रयास किया जाए। अंतर क्या प्रश्न पूछा रहा, अंतर्दर्शन विधि। आपको बता दें कि आत्मनिष्ठ विधि या आत्मगत विधि जो है होती है, उसी के जो है 3 भेद होते हैं। एक होती है अंतर्निरीक्षण विधि, जिसी को अंतर्दर्शन विधि का है। अंतर्निरीक्षण या अंतर्दर्शन विधि एक ही बात है। दूसरी आपकी बहिर्निरीक्षण या फिर विधि या फिर बहिर्दर्शन विधि, और तीसरी है प्रयोगात्मक विधि। अब प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, प्रश्न आपसे पूछा गया कि अंतर्दर्शन जो पद्धति है उसके गुण क्या क्या हैं, उसके गुण आपसे पूछ रहा है। तो पहला गुण होता है अंतर्दर्शन पद्धति का, पहला गुण क्या है भाई, लिखिएगा आप सभी लोग फटाफट से। पहला गुण है अंतर्दर्शन पद्धति का कि अंतर्दर्शन पद्धति का सबसे बड़ा गुण वही है कि व्यक्ति अपनी मानसिक क्रियाओं और अव्यवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को समझने में समर्थ हो जाए। अर्थात मनुष्य को इतना ज्ञान हो जाए या व्यक्ति को इतना ज्ञान हो जाए कि वो अपने बारे में जान सके, अपनी आंतरिक मनोभावों के बारे में जान सके, अपने अंदर क्या चल रहा है उसके, वो फिर वह क्या खुद है वो जान सके। वही होता है आपका पहला जो है गुण किसका, अंतर्दर्शन पद्धति का। दूसरा गुण ये होता है इस विधि का कि जो है समय और किसी भी स्थान पर जो है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। मतलब कि इस विधि का प्रयोग जो है हम किसी भी समय और किसी भी स्थान पर हम लोग कर सकते हैं। और इस विधि में किसी प्रयोगशाला, यंत्र एवं सहायता सामग्री की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। ये दूसरा इसका गुण है। तीसरा गुण इसका ये है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है, सॉरी, तीसरा गुण इसका ये है इस पद्धति का कि बार बार प्रयोग करने से व्यक्ति की वैचारिक शक्ति का विकास होता है और इस पद्धति के द्वारा दूसरे की मानसिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन किया जा सकता है। जैसे कि आप देखें 21 सिचुएशन में हमारा अंतर्मन क्या कहता है, हमें हमें क्या पता चलता है। अब उसके बाद में आपने देखा कि जब हम अपने बारे में किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं और उसके बारे में हम जानकारी किस प्रकार सोच रहे हैं, जब दूसरा कोई व्यक्ति उसी सिचुएशन में, सेम सिचुएशन में फंस जाए और तब आप देखेंगे कि हाँ उसके मन में क्या चल रहा होगा, ये बात आप जान सकेंगे अंतर्दृष्टि जो है अंतर्दर्शन पद्धति के माध्यम से। तो मतलब कि अपने अनुभवों से या आप किसी सिचुएशन में क्या सोच रहे थे, किसी परिस्थिति में आप क्या सोच रहे थे, उसके बारे में वही सेम फंडा आप दूसरे व्यक्ति पर जो है लागू करके उसके मनोभावों को, उसके विचारों को समझ सकते हैं। या किसी मुद्दे पर आपके जो विचार हैं हो सकता है दूसरे व्यक्ति के भी विचार उसी हों, मतलब उसी प्रकार से हों उस सिचुएशन में। तो ये चीज़ ठीक। तो अंतर्दर्शन पद्धति के गुण कुछ हमने आपको बता दिए। अगला प्रश्न है भाई तीसरा नंबर, बहुखंड सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। बहुखंड सिद्धांत क्या है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि बहुखंड सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है भाई, सॉरी, तो बहुखंड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो एक व्यक्ति हैं आपके कैली और एक है थ्रस्टन। इन दोनों विद्वान जो है, ये दोनों विद्वान बहुखंड सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। और थ्रस्टन महोदय कहते हैं बुद्धि के, इन्होंने बताया बुद्धि के प्रारंभिक 9 मानसिक योग्यताएं बताई है कि बुद्धि जो है प्रारंभिक 9 मानसिक योग्यताओं को मिला करके बनती है और वही जो है बहुखंड सिद्धांत है। तो क्या बताया उन्होंने भाई थर्स्टन महोदय ने, पहला 9 मतलब बुद्धि को 9 प्रकार से बताया, मतलब कि मानसिक योग्यताओं से मिलकर के बनी होती है। प्रारंभिक 9 मानसिक योग्यताओं से मिलकर के बुद्धि बनी होती है। और प्रारंभिक 9 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, तो आप जो है इसकी प्रश्न क्या है आपका, बहुखंड सिद्धांत। तो इसमें देखेंगे पहला पहला कौन सी चीज़ है भाई, स्मृति। स्मृति माने होता है कि कोई चीज़ याद आपके रहे तो वो स्मृति होती है आपकी, कि आप कितना याद कर पा रहे हैं किसी बातों को। दूसरी बात यह है कि प्रत्यक्षीकरण की योग्यता, किसी व्यक्ति के अंदर आप जैसे कोई चीज़ जान रहे हैं उसको बाहर निकालने की जो क्षमता होती है उसी को प्रत्यक्षीकरण की योग्यता कहते हैं। तीसरी बात यह है, तीसरा चीज़ उन्होंने बताया थर्स्टन महोदय ने बुद्धि की 9 प्रारंभिक मानसिक योग्यताओं के बारे में कि तीसरी चीज़ बताई कि शाब्दिक क्या, सांख्यिकी की योग्यता, मतलब कि उसकी कैलकुलेशन वगैरह क्या, सांख्यिकी की योग्यता। और चौथी क्या बताई उन्होंने, शाब्दिक योग्यता, मतलब शब्दों के बारे में। पांचवा क्या बताया, तार्किक योग्यता, तर्क वगैरह। ठीक। छठवीं क्या बताया भाई, छठवीं बताया निगमनात्मक योग्यता, और उसके बाद क्या निगमन कर पा रहा है, किसी चीज़ का जो है खोज वगैरह कर पा रहा है कि नहीं। सातवां उन्होंने बताया आगमनात्मक योग्यता। और आठवां बताया उन्होंने, क्या बताया भाई, जो है स्थान संबंधी योग्यता बताया। और नौवां क्या बताया भाई, समस्या समाधान की योग्यता, कि मतलब किस प्रकार समस्या का समाधान करता। तो ये 9 तत्व बताए किसने, 9 जो है योग्यताएं बताई हैं प्रारंभिक जो है बुद्धि की, किसने, थर्स्टन महोदय ने। तो यही आपका बहुखंड सिद्धांत के बारे में आप लिख दीजिएगा, हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके समक्ष है, प्रेरणा की कोई दो परिभाषा दीजिए। प्रेरणा की कोई दो परिभाषा दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न आज आ चुका है। तो प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? प्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक स्वाभाविक या सकारात्मक अभिप्रेरणा और दूसरी होती है कृत्रिम अर्थात नकारात्मक अभिप्रेरणा। तो प्रेरणा यानी अभिप्रेरणा को हम अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। तो मोटिवेशन नेगेटिव एक होता है, एक पॉजिटिव मोटिवेशन होता है। ठीक, ऐसे आप कहेंगे किसी गाँव में अगर आपसे कोई पूछे कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो, तो आप कहेंगे कि आप किसी से कहिएगा कि IAS की तैयारी कर रहे हैं, तो आप तुरंत कहेंगे अबे तुम्हारे इससे बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, तो ये नकारात्मक हो गया। कहेगा हाँ बेटा करो, बिल्कुल सकारात्मक अभिप्रेरणा दे रहा। ठीक, मोटिवेशनल स्पीकर आप देखते होंगे खास करके देते हैं ये सब। ठीक, तो प्रश्न क्या पूछा रहा है कि मतलब कि प्रेरणा की कोई दो परिभाषा दीजिए, अर्थ डेफिनेशंस ऑफ मोटिवेशन। तो पहला परिभाषा आप लिखिएगा, पहली परिभाषा लोबेल महोदय के अनुसार। लोबेल महोदय जो है प्रेरणा की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि अभिप्रेरणा जो होती है, एक अभिप्रेरणा या प्रेरणा दोनों एक ही बात है। ओके, मोटिवेशन ये सब एक ही बात है। तो लोबेल महोदय कहते हैं, आप लिखिएगा लोबेल महोदय के अनुसार, लोबेल महोदय कहते हैं प्रेरणा की परिभाषा को देते हुए कि अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक या आंतरिक प्रक्रिया होती है जो किसी आवश्यकता की उपस्थिति में उत्पन्न होती है। यह एक ऐसी क्रिया की ओर गतिशील होती है जो उस आवश्यकता को संतुष्ट करती है। अर्थात प्रेरणा जो होती है एक मनोवैज्ञानिक या आंतरिक प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है? मनोवैज्ञानिक या आंतरिक प्रक्रिया होती है जो कि क्या करती है, जो किसी आवश्यकता की उपस्थिति में कोई आवश्यकता की उपस्थिति आपके पास है तो उस समय आपके अंदर उत्पन्न होती है, और ये एक ऐसी क्रिया की ओर गतिशील होती है जो उस आवश्यकता को संतुष्ट करेगी। तो ये अभिप्रेरणा होती है। किसने बताया? लोबेल महोदय ने। दूसरे व्यक्ति हैं आपके, तीन व्यक्तियों ने कॉमन परिभाषा दी है। एक व्यक्ति है ब्लेयर, एक है जोन्स और एक है सिम्पसन। तीनों की मिली जुली परिभाषा है और उन्होंने कहा, क्या कहा कि प्रेरणा एक प्रक्रिया होती है। कैसी प्रेरणा क्या होती है? एक प्रक्रिया होती है जिसमें सीखने वाली मतलब सीखने वाले की आंतरिक शक्तियाँ या आवश्यकताएं उसके वातावरण में अनेक लक्ष्यों की ओर निश्चित होती हैं। तो ये बात किसने बताई? ये बात जो है ब्लेयर और जोन्स और सिम्पसन महोदय ने बताई। तो प्रेरणा वो होती है, प्रेरणा अभिप्रेरणा माने होता है मोटिवेशन। ओके, ध्यान रखेंगे। क्लियर होगी बातें? आगे समझिए, अगला प्रश्न 5वां नंबर प्रश्न है, बुद्धि लब्धि का सूत्र बताइए। बुद्धि लब्धि क्या होती है भाई? जिसको बुद्धि लब्धि को आप लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में? बुद्धि लब्धि को आप अंग्रेजी में IQ कहते हैं। क्या कहते हैं? IQ कहते हैं। ठीक, यानी कि इंटेलिजेंट क्वोशेंट। तो IQ का फार्मूला आपसे पूछ रहा है, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु अर्थात जो है MA बटे शारीरिक आयु अर्थात जो है शारीरिक आयु समझते हैं ना। जैसे कि आपसे पूछे कि बुद्धि लब्धि का सूत्र, तो IQ किसी व्यक्ति का निकालना है तो सबसे पहले उसकी मानसिक आयु, अर्थात कोई व्यक्ति मानसिक आयु से कितनी भाई, मानसिक आयु उसकी कितनी है जो है 5 वर्ष की मान लेते हैं। किसी व्यक्ति की मानसिक आयु 5 वर्ष की है, व्यक्ति कितने साल का है भाई? 10 साल का व्यक्ति होगा, लेकिन उसकी मानसिक आयु जो है वो 5 साल की। शारीरिक आयु उसकी कितनी है? 10 साल की, अर्थात उसकी एज कितनी है? 10 साल की है वैसे वास्तविक रूप से, और 5 साल की उसकी मानसिक आयु है। गुणा 100 कर देंगे तो ये आपका बुद्धि लब्धि निकल आएगा। ठीक, तो 5 एकम या फिर वैसे करेंगे, जीरो जीरो काट दिए सीधे, 10 का गुणा 5 में हो जाएगा, 10×5 = 50। तो 50 IQ लेवल है उस व्यक्ति का जिसकी मानसिक आयु 5 है और उसकी जो है शारीरिक आयु 10 है। ओके, तो ये बात होती है। और एक शैक्षिक लब्धि होता है जिसको EQ के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये बात ध्यान रखें कि EQ का फार्मूला क्या होता है? शैक्षिक आयु जो होती है बटे वास्तविक आयु। जब शिक्षा की आयु जब हम यहाँ पर लिखते हैं ऊपर और नीचे वास्तविक आयु रख देंगे, गुणा 100 कर देंगे तो आपकी शैक्षिक गुणांक निकल आएगा, EQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन निकल आएगा। ओके, तो आपसे EQ का फार्मूला पूछे तो क्या लिखेंगे? EQ का फार्मूला होता है आपका शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु, जबकि IQ का फार्मूला होता है मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणे 100। ओके, ध्यान रखेंगे बात। शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, शैक्षिक गुणांक परिभाषा अर्थात इंटेलिजेंट मतलब कि जो है एजुकेशनल क्वोशेंट का अर्थात शैक्षिक गुणांक या फिर शैक्षिक लब्धि जिसको आप बोल सकते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है? शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, जबकि बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणे 100। ओके, क्लियर होगी बातें? आगे समझते हैं। अगला प्रश्न है आपका 6वां नंबर प्रश्न है कि विकास की कितनी अवस्था होती है भाई? विकास की कितनी अवस्था होती है, यानी बच्चे के विकास की या फिर किसी के विकास की कितनी अवस्थाएं होती है विकास की? तो विकास की कुल मिलाकर के जो है विभिन्न विद्वानों ने, मतलब विद्वानों में वैसे खास करके मतभेद है, लेकिन जो है अर्नेस्ट जोन्स महोदय हैं एक, उन्होंने विकास की विभिन्न अवस्थाओं का विभाजन अपने हिसाब से किया है और उसी को उपयुक्त माना है। और विभाजन क्या है? पहला मतलब उन्होंने 4 भागों में बांटा। किसने?
डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स महोदय ने विकास की 4 अवस्थाओं को बांटा। 4 अवस्था बताई मनुष्य की। पहली अवस्था है शैशवावस्था, दूसरी अवस्था है आपकी कौन-सी बाल्यावस्था, तीसरी अवस्था उन्होंने बताई किशोरावस्था और चौथी अवस्था कौन-सी प्रौढ़ावस्था। तो जो आपकी पहली अर्थात शैशवावस्था है, वो जन्म से जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेकर के बच्चे के 5 वर्ष तक का जो समय काल होता है, वो उसका क्या होता है, वो शैशवावस्था में होता है। दूसरा जो बाल्यावस्था आती है, वो 6 साल से लेकर के 12 साल तक के बच्चे शैशवावस्था मतलब बाल्यावस्था में रहते हैं। और तीसरा जो आपकी इस किशोरावस्था बाल्यावस्था के बाद आती है 13 साल से लेकर के अर्थात या 12 साल से लेकर के 18 साल का जो समय काल है, वो आपका कहाँ तक ये कौन होता है, किशोरावस्था का समय काल होता है। और प्रौढ़ावस्था जो होती है वो 18 साल के बाद जो है वो प्रौढ़ावस्था शुरू होती है और जो है मृत्यु पर्यंत तक जो है ये चलती रहती है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये थी आपकी विकास की अवस्थाएं जो कि हमने आपको बता दी। अगला प्रश्न है पिछड़े बालक की विशेषताएं बताइए। पिछड़े बालक की विशेषताएं बताइए, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। तो एक व्यक्ति हैं जो है कुप्पू स्वामी। कुप्पू स्वामी ने पिछड़े बालक की कई विशेषताएं बताई हैं, मैं उनके अनुसार आपको बताने का प्रयास करता हूं। उन्होंने पहली विशेषता बताई पिछड़े बालकों की। पिछड़े बालक वे होते हैं जो बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाते हैं, कक्षा के औसत छात्रों में से पीछे रह जाते हैं, उसे हम पिछड़ा बालक कहते हैं। ठीक ध्यान रखेंगे। मतलब कि जो बालक मंद बुद्धि होते हैं, मतलब पिछड़े हुए बालक का मतलब ये नहीं कि वो मंद बुद्धि के हैं, ठीक है। लेकिन उसमें मंद बुद्धि जो है होना एक जो है आम सी बात है। उनकी बुद्धि थोड़ी सी कम होती है या फिर किसी अन्य कारणों के बस में वो पिछड़े हुए हैं। विशेषता इसकी क्या है भाई, पिछड़े बालक की विशेषताएं क्या है, इसको आप लोग सुनिए बड़े ध्यान से। कुप्पू स्वामी महोदय ने बताई है। पहली विशेषता क्या कि जो पिछड़े बालक होंगे उनकी सीखने की जो गति होगी वो क्या होगी, धीमी होगी। दूसरी बात क्या है भाई, दूसरी विशेषता कि जीवन में निराशा का अनुभव लोग करेंगे। तीसरी बात क्या है कि समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति जो है रहेगी। चौथी विशेषता उनकी ये है कि व्यवहार संबंधी मतलब समस्याएं जो होती हैं उनकी अभिव्यक्ति। तो व्यवहार संबंधी समस्याओं की अभिव्यक्ति चौथी विशेषता। पांचवी विशेषता है जो है पिछड़े बालकों की जन्मजात योग्यता की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि इनके पास होती है। छठवीं विशेषता इनकी ये है कि सामान्य विद्यालय के पाठ्यक्रम से लाभ उठाने की असमर्थता होती है इनकी। और सातवीं बात क्या है भाई कि सामान्य शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षा ग्रहण करने में विफलता इनको मिलती है। आठवीं बात ये है कि ये मंद बुद्धि, समान बुद्धि या अति श्रेष्ठ बुद्धि का प्रमाण जो है रहता है। नौवीं बात ये है कि जो है मानसिक जो है रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार करते हैं। 10वीं विशेषता इनकी है कि बुद्धि परीक्षाओं में निम्न बुद्धि लब्धि इनकी रहती है 90 से लेकर के 11, 90 से लेकर के 110, 90 से लेकर के 110 तक का जो है इंटेलिजेंट क्वोशंट आता है, हमने सूत्र बताया था निकालने का। तो वो सभी लोग जो है इसमें इसी की कैटेगरी में आते हैं जो पिछड़े हुए बालक होते हैं। और 11वीं बात क्या है भाई, 11वीं बात है विद्यालय कार्य में सामान्य बालकों के समान प्रगति करने की अयोग्यता होती है इनमें। और अपनी 12वीं बात यह है कि 12वीं विशेषता कि अपनी और उससे नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होते हैं ये लोग। तो ये एक प्रकार से पिछड़े हुए बालक की विशेषताएं कुप्पू स्वामी महोदय ने बताई। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत क्या है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत क्या है, देखने का प्रयास करें फटाफट से। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत क्या भाई, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत क्या, बड़ा अच्छा प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत क्या है, तो इसका प्रतिपादन अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, उनका नाम था B.F. स्किनर, उन्होंने किया है। और उन्होंने पहले किए हुए अध्ययनों का ऐतिहासिक सर्वेक्षण किया और प्रक्षेपित किया कि जो है समप्रत्यय विचार का क्रियात्मक विश्लेषण किया इन्होंने। और उसके अनुसार व्यक्ति के व्यवहार का मूल आधार उत्तेजक प्रतिक्रिया संबंधों का विकसित सहसंबंध बताया। मानव व्यवहार की व्याख्या करने में पूर्व मनोवैज्ञानिकों ने जिस जो है प्रबलन कार्यसूची की को और आगे बढ़ाया था, उसने अपने एक आदर्शात्मक उपन्यास में एक ऐसे समान के प्रारूप की कल्पना की जिसमें व्यक्ति के व्यवहार का रूप निर्धारण एवं नियंत्रण एक व्यक्ति ढंग से पुरस्कार द्वारा किया जाता है। जैसे कि स्किनर ने किस पर प्रयोग किया, चूहों पर और कबूतरों पर प्रयोग किए और निष्कर्ष निकाला कि प्राणियों में 2 प्रकार के व्यवहार होते हैं, एक अनुक्रिया और दूसरा क्रिया प्रसूत। ठीक है। अनुक्रिया का संबंध उत्तेजना से होता है और क्रिया प्रसूत का संबंध किससे होता है, उद्दीपन से नहीं हो मतलब कि ज्ञात उद्दीपन से नहीं होता है। क्रिया प्रसूत को केवल अनुक्रिया की दर से मापा जा सकता है, बात भी ध्यान रखेंगे। और L.L. बिग्गी महोदय जो है स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत के विषय में कहते हैं कि क्या कहते हैं कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन अधिगम की एक प्रक्रिया है जिसमें सतत या संकलित अनुक्रिया होती है। इस मतलब ऐसे समय क्रिया प्रसूतता की शक्ति जो होती है बढ़ जाती है।
आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके समक्ष है, व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। व्यक्तित्व क्या है भाई? व्यक्तित्व माने होता है आपका क्या? व्यक्तित्व माने होता है पर्सनालिटी। तो आपसे प्रश्न पूछा गया कि व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। तो व्यक्तित्व के अनेक अर्थ हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में व्यक्तित्व का आशय पुरुष या अथवा स्त्री के बाहरी रूप से ले आता है, लेकिन प्रायः सुंदर एवं प्रभावशाली शरीर वाले व्यक्ति को ही हम व्यक्तित्व नहीं कहते हैं या पर्सनालिटी नहीं कहते हैं। ठीक, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पर्सनालिटी जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का है और वो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना हुआ है। पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा या बेस बदलने की प्रक्रिया से संबंधित होता है। ओके, एक व्यक्ति हैं अल्प्रोट, एक व्यक्ति हैं आपके अल्प्रोट, तो वो कहते हैं व्यक्तित्व की परिभाषा को देते हुए कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मन दैहिक गुणों का गयात्मक संगठन होता है जो प्रवेश के प्रति होने वाले उसके अपूर्व अभियोजन का निर्णय करते हैं। दूसरे व्यक्ति हैं ड्रेबर। ड्रेबर महोदय कहते हैं कि व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के सुसंगठित और गयात्मक संगठन के लिए किया जाता है, जिससे वह यह अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में व्यक्त करता है। ये बात जो है ड्रेबर महोदय कहते हैं। जबकि वैसे अगर बताएं आपको व्यक्तित्व के बारे में, तो व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमान और इसकी विशेषताओं की योग्य का उल्लेख करता है। अर्थात व्यक्ति की बाहरी शरीर कैसी है और वो आंतरिक रूप से किस प्रकार से जो है मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति है, किस प्रकार से उसकी बोलचाल है, ये तमाम सारी चीज़ें वो क्या है भाई, उसका व्यक्तित्व है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 10वां नंबर, मनोविज्ञान की किन्हीं दो परिभाषाओं को स्पष्ट कीजिए। मनोविज्ञान की किन्हीं दो परिभाषाओं के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो मनोविज्ञान की परिभाषा आप लोग पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मनोविज्ञान की परिभाषा जो है बताना चाहें अगर आपको, तो एक व्यक्ति है स्किनर। स्किनर महोदय कहते हैं मनोविज्ञान की परिभाषा को देते हुए कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार तथा मानव व्यक्तित्व के अध्ययन से है और उसकी बुद्धि अर्थात इंटेलिजेंस, उसके विकास और निर्देशन अर्थात डेवलपमेंट ऑफ गाइडेंस, उसके डेवलपमेंट ऑफ जो है गाइडेंस पर क्या करती है भाई, से होती है। ठीक, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो एक व्यक्ति कौन है? स्किनर। स्किनर क्या कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार तथा मानव व्यक्तित्व के अध्ययन से होता है, उसकी बुद्धि, उसके विकास और निर्देशन से है, जो शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। तो ये मनोविज्ञान है। किसने बताया? स्किनर ने। दूसरी बात, दूसरे व्यक्ति हैं क्रो एंड क्रो। हस्बैंड वाइफ है क्रो एंड क्रो, और कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन और व्याख्या करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा इन्होंने इस प्रकार से दी। मनोविज्ञान खास करके मन का विज्ञान है, कुछ विद्वान मानते हैं आत्मा का विज्ञान है, कुछ जो है इसको और आगे बताते हैं। तो अलग अलग विद्वान जो है कोई व्यवहार का विज्ञान, कोई चेतना का विज्ञान मानते हैं मनोविज्ञान को। तो अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से मानते हैं। ठीक है, बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं आपके। खंड बा में देखेंगे 200 शब्दों में आपको लिखना है। यहाँ पर मज़ेदार बात यह है कि आपको प्रत्येक प्रश्न का आपको जो है ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि मान लेते हैं दूसरा प्रश्न है ये, मंद बुद्धि बालक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब ये प्रश्न आपको मान लेते हैं बाई चांस एग्जाम में नहीं पता है, तब आप क्या करेंगे भाई, इस प्रश्न को मत करिए। इसके स्थान पर आप दूसरा प्रश्न आपके समक्ष है कि प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं बताइए, तो ये प्रश्न कर सकते हैं। जितना नंबर इस प्रश्न का मिलेगा, उत्तर मतलब उस उत्तर लिखने से नंबर मिलेगा, उतना ही जो है नंबर इस प्रश्न का उत्तर लिखने से मिलेगा। तो मतलब दोनों में से चाहे जो भी कर दीजिएगा। ओके, तो प्रश्न क्या है? मंदबुद्धि बालक की विशेषताएं बताइए। मंदबुद्धि बालक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो भाई देख लो, मंदबुद्धि बालक की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में अगर जानना चाहें, आपको बताना चाहें, तो आप लिखिएगा फटाफट से। मंदबुद्धि का जो बालक होता है, मंदबुद्धि बालक की विशेषताएं आप लिखिए फटाफट से। पहला पॉइंट लिखेंगे मंदबुद्धि बालक की विशेषताओं में, एक व्यक्ति मतलब जो है आपके क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो कहते हैं दोनों व्यक्ति मिलकर के, दाम्पत्य मतलब हस्बैंड वाइफ। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि पहली विशेषता बताते हैं मंदबुद्धि बालक की कि दूसरों को मित्र बनाने की अधिक इच्छा होती है। मंदबुद्धि बालकों में क्या होती है कि दूसरों को मित्र बनाने की इच्छा में ज़्यादा होती है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि दूसरों के मित्र मतलब दूसरों के द्वारा मित्र बनाए जाने की कम इच्छा होती है, कि दूसरे लोग मतलब दूसरे व्यक्ति इनको मित्र जो है कम बनाए, मतलब ऐसी कम इच्छा होती है। लेकिन दूसरों को मित्र आप बनाने की इच्छा इनके अंदर ज़्यादा होती है, लेकिन दूसरों के द्वारा मित्र बनाए जाने की इच्छा जो है कम होती है इनमें। ठीक, तीसरा इनकी विशेषता ये है जो है मतलब मंदबुद्धि बालकों की, कि विद्यालय में असफलताओं के कारण इनमें निराशा रहती है हमेशा। और चौथी बात ये है कि संवेगात्मक और सामाजिक समायोजन जो है इनका सही तरीके से नहीं हो पाता। तो ये आगे देखिएगा।
अगले व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति हैं स्किनर। स्किनर महोदय मंदबुद्धि बालकों की परिभाषा को दे मतलब विशेषता को बताते हुए कहते हैं कि सीखी हुई बात को, पहली बात बताते हैं कि सीखी हुई बात को नई परिस्थिति में प्रयोग करने में कठिनाई होती है इनको, मंदबुद्धि बालकों को। दूसरी बात इन्होंने बताई कि व्यक्तियों और घटनाओं के प्रति ठोस और विशिष्ट प्रतिक्रियाएं ये लोग देते हैं। और आगे बताते हैं ये तीसरी विशेषता ये कि मान्यताओं के संबंध में अटल विश्वास रहता है इनका। आठवीं बात मतलब कि चौथी बात इन्होंने बताई कि दूसरों की तनिक भी चिंता न करने के बजाय केवल अपनी चिंता मंदबुद्धि बालकों को होती है। पांचवी बात बताई कि जो है किसी बात का निर्णय करने में परिस्थितियों की अवहेलना करते हैं, जैसे कि चोरी करना बुरी बात, पर भोजन और अन्य वस्तुओं की चोरी बिल्कुल ठीक बात, इस प्रकार से ये लोग कहते हैं। ठीक, तो ये मंदबुद्धि बालक। इसी प्रकार से कार्य और जो है अगली बात है, पांचवी बात बताई इन्होंने, छठवीं बात बताई कि कार्य और कारण के संबंध में उटपटांग धारणाएं हैं, जैसे कि अपनी बीमारी के लिए थर्मामीटर और दोषारोपण करना, तो ये चीज़ें। ठीक, उसके बाद में और भी व्यक्ति हैं, जैसे कि एक व्यक्ति है उनका नाम है फ्रेंडसन। फ्रेंडसन महोदय जो है मंदबुद्धि बालकों की विशेषता को बताते हुए कहते हैं कि आत्मविश्वास की कमी होती है इनमें, 50 से 70 या फिर 75 तक इनकी इंटेलिजेंट क्वोशेंट होती है अर्थात बुद्धि लब्धि होती है। ठीक, और विभिन्न अवसरों पर इन्हें विभिन्न प्रकार का व्यवहार इनके अंदर होता है, जैसे कि प्रेम, भय, मौन, चिंता, विरोध, पृथकता या जो है आक्रमण, इन सब पर आधारित इनका व्यवहार होता है। ठीक, ये तमाम सारी चीज़ें हैं। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं बताइए। प्रतिभाशाली बालक की क्या विशेषताएं होती भाई? कुछ बालक ऐसे होते हैं जो कि प्रतिभाशाली होते हैं, तो आपसे प्रश्न पूछा सकता है कि प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं बताइए। तो प्रतिभाशाली की विशेषताएं में लिखिए, प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनकी विशेषता, पहली विशेषता है एक व्यक्ति यहाँ आपके जो है स्किनर और हैरीमैन, स्किनर और हैरीमैन ने जो है प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं को बताया है। पहली विशेषता प्रतिभाशाली बालक की ये है कि विशाल शब्दकोश इनके पास होता है। दूसरी बात ये है कि मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता होती है इनके पास। तीसरी बात है कि दैनिक कार्य में विभिन्नता होती है। दैनिक कार्य में क्या होती है? विभिन्नता होती है। चौथी बात आप लिखेंगे कि सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता होती है इनमें। ठीक है। पांचवी बात है कि सामान्य अध्ययन में इनकी रुचि होती है। छठवीं बात है कि अध्ययन में अद्वितीय सफलता इनके पास होती है। सातवीं इनकी विशेषता है कि अमूर्त विषयों में रुचि रखते हैं ये। आठवीं विशेषता आप लिख सकते हैं आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि का प्रमाण इनके पास रहता है। नवीं विशेषता है कि मंद बुद्धि और सामान्य बालकों में अरुचि रहती है। ठीक, इनकी। और 10वीं विशेषता है कि पाठ्य विषयों में अत्यधिक रुचि और अरुचि इनकी रहती है कि हाँ किस क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है। 11वीं बात है कि विद्यालयों के कार्यों के प्रति बहुधा उदासीनता इनमें रहती है। और 12वीं बात है कि बुद्धि परीक्षाओं में उच्च बुद्धि लब्धि इनकी रहती है, 130 से 170 के आसपास इनकी बुद्धि लब्धि रहती है, ये बात ध्यान रखेंगे। बीटी महोदय कहते हैं कि प्रतिभाशाली बालक खेल पसंद करते हैं, 50% मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं, 80% ये धैर्यवान होते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं, 96% अनुशासन इन्हें प्रिय लगता है। ये एक प्रकार से प्रतिभाशाली विशेषताएं, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं थीं जो कि हमने आपको बता दी। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, अधिगम के स्थानांतरण से आपका क्या अभिप्राय है? अधिगम के स्थानांतरण से आपका क्या अभिप्राय है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। तो अधिगम के प्रश्न क्या है? प्रश्न है आपके अधिगम के स्थानांतरण से आपका क्या जो है अभिप्राय है या तात्पर्य है? तो अधिगम का अभिप्राय क्या होता है भाई? अधिगम के स्थानांतरण से, मान लेते हैं आप कोई चीज़ कर रहे हो, एक व्यक्ति है कुरु एंड कुरु। कुरु एंड कुरु कहते हैं कि साधारणतः अधिगम के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले विचार, अनुभव या कार्यकुशलता का ज्ञान या कार्य करने की आदतों या सीखने के द्वारा सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना ही प्रशिक्षण या स्थानांतरण कहलाता है। कहने का मतलब ये है, अगर आपको अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करें हम, तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। अधिगम माने होता है सीखना, और स्थानांतरण माने होता है कि जो है किसी दूसरे स्थान पर। कहने का मतलब है कि जो आपने कुछ सीखा उसको आप किसी दूसरे क्षेत्र में अगर अप्लाई करते हैं तो, या फिर उसमें मदद मिलती, किसी आपने जो सीखा है उसके द्वारा किसी दूसरी चीज़ को आप जब आप सीख रहे होते हैं तो उसमें मदद मिलती है आपको, तो वो चीज़ आपका क्या कहलाता है? अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। जैसे कि मान लेते हैं
कि आप जो है गणित जो है आपने सीखा, गणित के आप जानकार हो, तो गणित आप जानते हैं तो आप जब सांख्यिकी पढ़ेंगे तब आपको गणित के कार्य लगेगा। गणित का कार्य कब लगेगा? जब आप सांख्यिकी पढ़ेंगे तो आपको गणित का प्रयोग लगेगा, तो उसमें मदद मिलेगी आपको। आप भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे अर्थात जो है आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आप मैथ अगर जानते तो मैथ का कार्य फिजिक्स में लगता है। जैसे बीए थर्ड ईयर में जब आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर पेपर 2 आपको शिक्षा शास्त्र में पढ़ना पड़ेगा, शैक्षिक मापन और शैक्षिक मूल्यांकन। उसमें आपको सवाल भी पूछे जाएंगे। सांख्यिकी की जो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें होती हैं उनमें जैसे कि बहुलक क्या है, मीडियन क्या है, अर्थात जो है माध्य क्या है, माध्यिका क्या है, ये सबसे प्रश्न आते हैं तो आपको जानना पड़ेगा। तो यही होता है अधिगम का स्थानांतरण। जब एक विषय को के बारे में अगर आप जानते हैं, उसके बारे में आपने अध्ययन किया, सीखा किसी चीज़ को, और जो चीज़ आपने सीखा उस चीज़ का एक प्रकार से किसी दूसरे कार्य अगर आपके समक्ष आ चुका, कोई दूसरा कार्य कर रहे हैं तो उसमें जो आपने पहले सीखा था उसका आप उपयोग कर ले जाएं तो वही आपका क्या होता है? अधिगम का स्थानांतरण। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आर करके दिया है। अगला प्रश्न है बुद्धि का शिक्षा क्षेत्र से क्या महत्व है? बुद्धि का शिक्षा क्षेत्र में मतलब कि शिक्षा क्षेत्र से क्या महत्व है? बढ़िया प्रश्न है। बुद्धि का शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया। तो शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धि का महत्वपूर्ण स्थान है। लिखेंगे आप, लिखेंगे कि आधुनिक शिक्षाविदों के अनुसार बालक को केंद्र मान करके शिक्षा देनी चाहिए। इसीलिए बालक की बुद्धि और उसकी योग्यता कैसी है उसको ध्यान में रखते हुए उसकी शिक्षा देना आवश्यक हो जाता है। और इसी प्रकार से जो है शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धि परीक्षाओं की उपयोगिता तथा महत्व जो है निम्नलिखित प्रकार से आप बता सकते हैं। तो बुद्धि का क्या महत्व है, आप आइए देखते हैं भाई। शिक्षा के क्षेत्र में पहला महत्व है कि छात्रों के चुनाव में सहायता प्रदान करती है। दूसरा ये बात है कि बालकों के मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण में सहायता मिलती है। तीसरी बात है कि विशिष्ट जो है योग्यता की माप में सहायता मिलती है। चौथी बात यह है कि समस्यात्मक बालकों से व्यवहार करने में सहायता मिलती है। पांचवी बात यह है कि बालकों की क्षमता के अनुसार कार्य देने में सहायता मिलती है। छठवीं बात यह है कि बालक के भविष्य की ओर संकेत में मतलब इस संबंध में डगलस और जो है डांजंड महोदय कहते हैं कि बुद्धि परीक्षाएं छात्रों की भावी सफलता की ओर संकेत करती हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे, बुद्धि परीक्षाएं जो होती हैं वो छात्रों की जो है भविष्य में सफलता की ओर संकेत करती हैं कि वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा और क्या चीज़ें हैं। ओके, सातवीं विशेषता इसकी मतलब सातवां महत्व है बुद्धि लब्धि का, या बुद्धि का क्या महत्व है कि पाठ्य विषयों का चुनाव करना हो तो उसमें सहायता मिलेगी। आठवीं बात है कि वार्षिक परीक्षाओं में सहायता मिलेगी। दसवीं मतलब नौवीं बात है कि शिक्षकों के कार्य की जांच करना हो तो भी बुद्धि का प्रयोग करके हम कर सकते हैं। 10वीं बात है कि अध्यापकों को शिक्षण कार्य में सहायता मिलती है इससे। 11वीं बात यह है कि जो है विद्यार्थियों की प्रगति का ज्ञान वृद्धि होती है, मतलब कि प्रगति का ज्ञान वृद्धि होती है। 12वीं बात यह है कि मानसिक अस्वस्थता का निदान होता है। बुद्धि लब्धि का ये महत्व है एक प्रकार से। ठीक, तो ये कई चीज़ें थी जो कि हमने आपको बता दी। तो क्लियर हो गई बातें? क्लियर हो गई बातें, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न है भाई आपके समझे मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान में क्या अंतर है? तो मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान में आपसे अंतर पूछा गया है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम से में आ सकता है। मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान में क्या अंतर होता है? ओके, बड़ा अच्छा प्रश्न है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? पहली बात ये है कि मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय है। क्या? मनोविज्ञान जो है आपका एक स्वतंत्र विषय है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, शिक्षा शास्त्र की एक शाखा है। दूसरी बात ये है मेरे प्यारे दोस्त, दूसरा अंतर क्या है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का वस्तुपरक अध्ययन करता था, ऑब्जेक्टिव स्टडी करता है मनोविज्ञान मानव व्यवहार का, जबकि जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है ये मानव व्यवहार का अध्ययन शैक्षिक परिस्थिति में करता है। तीसरा अंतर इसका दोनों का ये है कि मनोविज्ञान जो होता है शिक्षा को चातुर्दिक प्रभावित करता है, जबकि जो आपका शिक्षा मनोविज्ञान होता है ये शिक्षा के सभी अंग आज मनोविज्ञान की कृपा पर आधारित है। और ये एक प्रकार से क्या है, शिक्षा के में ही मदद करता है। और चौथी बात ये भाई, इसमें चौथा अंतर है कि मनोविज्ञान का स्वतंत्र प्रादुर्भाव 16वीं शताब्दी में हुआ, जबकि जो है शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक अध्ययन हेतु 20वीं शताब्दी में एक शाखा के रूप में हमारे सामने आया। पांचवा अंतर क्या बताएंगे? पांचवा अंतर बताएंगे कि मनोविज्ञान मानव जगत को विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान प्रदान करने का भंडार है, जबकि पांचवें में आप बताएंगे इसमें शिक्षा मनोविज्ञान में क्या कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक ज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग का परिणाम है। सातवीं बात मतलब छठवां अंतर है कि मनोविज्ञान पर्यावरण का ही अध्ययन करता है, जबकि जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है
वो शिक्षा संबंधी प्रत्ययों का अध्ययन करता है। ठीक, मनोविज्ञान का क्षेत्र व्यापक है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र संकुचित है। शिक्षा मनोविज्ञान मानव के अनेकों सिद्धांतों का प्रयोग करता है, जबकि मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव और पशु दोनों का अध्ययन किया जाता है। और मनोविज्ञान विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करता है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान मानव के विभिन्न अवस्थाओं के शिक्षा का स्वरूप का निर्धारण करता है। ओके, तो ये बात ध्यान रखेंगे, दोनों अंतर हो गए। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव तथा विरोध की जो है क्या है, विरोध की अवस्था है। क्या प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव तथा विरोध की अवस्था है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न क्या बन सकता है, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आपसे बनेगा कि किशोरावस्था में आपसे पूछेगा किसी की तनाव की एज किसे कहा जाता है, किशोरावस्था को, संघर्ष की एज किशोरावस्था को, तूफान की एज किशोरावस्था को, विरोध की समय अवस्था तो किशोरावस्था को। ओके, किशोरावस्था का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप जब भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो किशोरावस्था के अर्थ को आप बताएंगे पहले। क्या, किशोरावस्था जो है अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंस से बना हुआ है, और एडोलसियर जो है जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। एडोलसियर शब्द से बना है एडोलसेंस, एडोलसेंस अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन अंग्रेजी भाषा का जो एडोलसेंस है वो जो है वो लैटिन भाषा के एडोलसियर से बना है, जिसका मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। एक व्यक्ति है स्टेनले हाल महोदय कहते हैं कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। ये कथन किसका है, ये स्टेनले हाल महोदय का है, और यही कथन आपसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है। उसके बारे में इस कथन की पुष्टि मतलब आपको स्पष्ट करना है। ओके, तो किशोरावस्था जो है सामान्य रूप से 12 साल से लेकर के 18 साल तक की जो एज होती है उसमें जो बच्चे होते हैं किशोरावस्था के होते हैं। तो किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं आप समझ लेंगे तो आपको ये चीज़ें जो अवस्थाएं इस कही जाती हैं वो सब आपके समझ में आ जाएगी। पहली कि शारीरिक परिवर्तन इसमें होता है, बहुत तीव्र गति, ठीक है, बच्चे के शरीर में बहुत अच्छा परिवर्तन होता है, यहाँ पर बहुत तीव्र गति से परिवर्तन होता है। दूसरी बात यह है कि मानसिक विकास भी बच्चे का यहाँ पर होता है। बालक में कल्पना करने की क्षमता आ जाती है, स्मृति याद करने की क्षमता आ जाती है, दिवा स्वप्न भी उसको होने लगते हैं, तर्क शक्ति बढ़ जाती है उसकी, विचलन व्यवहार में वृद्धि हो जाती है। तीसरी इसमें विशेषता ये है इन लोगों की कि समायोजन तथा स्थायित्व का अभाव होता है इनमें। किशोर की मन स्थिति अस्थिर होती है, भटकती रहती है इधर उधर। ठीक, इसीलिए क्या है ये विरोध की अवस्था है, लगातार संघर्ष, वियोग सब मतलब वो होते हैं। संवेगों की चरम अवस्था भी इसमें आप देखेंगे, जैसे कि जो है किशोर अवस्था में जो किशोर होते हैं असंभव और कठिन से कठिन कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तुरंत आप तुरंत कोई कार्य को तुरंत करेंगे। उद्दलित अवस्था में या गलत मार्ग पर भी चले जाते हैं, अगर कोई इनको थोड़ा सा हुमास दे वहीं बगल से ही थोड़ा सा हवा दे दे तो ये उड़ जाएंगे बड़े आसानी से। बुद्धि का विकास भी इसी समय पर होता है। ठीक, रुचियों में परिवर्तन भी होता है। किशोर तथा किशोरियों दोनों ही कहानियों, नाटकों, पत्र पत्रिकाएं, चलचित्र, उपन्यास, अभिनय और अपने शरीर को सुंदर रखना, ये सब इन सभी बातों को में विशेष रुचि रुचि लेते हैं। सातवीं बात यह है कि काम प्रवृत्ति जो है उसका भी विकास इसी समय हो जाता है, शैशवावस्था में, मतलब कि किशोरावस्था में ही। कल्पना की अधिकता इसमें हो जाती है जो है किशोरावस्था में। आत्मसम्मान की भावना भी बढ़ जाती है। ठीक, धार्मिक भावना का उदय होता है इसी में। तो कई चीज़ें। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न है, बुद्धि क्या है। प्रश्न क्या है भाई, अगला प्रश्न है बुद्धि क्या है, बुद्धि तथा ज्ञान में क्या अंतर है। बुद्धि क्या है, बुद्धि तथा ज्ञान में क्या अंतर है भाई। तो बुद्धि तथा ज्ञान में क्या अंतर है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। तो बुद्धि क्या है, तो बुद्धि की बात की जाए तो बुद्धि जो है आपका, बुद्धि एक व्यक्ति को मतलब एक बुद्धि एक व्यक्ति की नवीन परिस्थितियों के साथ अनुकूल करने की सामर्थ्य होती है। बात किसने बताई, स्टर्न महोदय ने। जबकि टार्मैन महोदय कहते हैं कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। एक व्यक्ति है बेसलर कहते हैं कि बुद्धि एक व्यक्ति की नियोजन पूर्वक कार्य करने, तर्क पूर्वक सोचने और अपने परिवेश से भली प्रकार व्यवहार करने की संपूर्ण योग्यता को हम बुद्धि कहते हैं। जबकि वुडवर्थ महोदय कहता है कि कार्य करने की एक विधि होती है और वही आपकी बुद्धि होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। वो बुद्धि और ज्ञान में अंतर क्या होता है भाई, बुद्धि और ज्ञान में अंतर लिखेंगे। पहला अंतर यह है कि बुद्धि वंश परंपरा द्वारा मतलब प्राप्त होती है। बुद्धि क्या होती है, बुद्धि वंश परंपरा द्वारा प्राप्त होती है, अर्थात वह जन्मजात रूप से प्राप्त होती है बुद्धि। ज्ञान क्रमशः अर्जित किया जाता है, अतः इन दोनों मतलब इसमें जीवन भर वृद्धि होती है, किसमें, ज्ञान में। दूसरा अंतर यह है कि कोई व्यक्ति बुद्धिमान हो
तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वह व्यक्ति ज्ञानी हो या विद्वान ही हो। इसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है कि वह बुद्धिमान भी हो। ठीक। तीसरा इसका अंतर यह है कि बुद्धि की क्षमता एवं प्रकृति काफ़ी हद तक स्थिर रहती है, परंतु ज्ञान के भंडार में क्रमशः वृद्धि होती रहती है। चौथी बात यह है इसका अंतर कि व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाने पर उसका ज्ञान भी समाप्त हो जाता है। यदि किसी का ज्ञान नष्ट हो जाए तो व्यक्ति की जो है बुद्धि क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। पांचवा अंतर में यह है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति प्रयास करके अपनी जो है अधिक ज्ञानी हो जाता है, परंतु ज्ञानी व्यक्ति अधिक बुद्धि अर्जित नहीं कर सकता है। छठवां अंतर इसका यह है कि बुद्धि साध्य है जबकि ज्ञान उसके पास पहुंचने का एक साधन मात्र होता है। ठीक। ये बात इसका अंतर हो गया। 1 2 3 4 ये होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है क्या भाई, अधिगम को परिभाषित कीजिए। अधिगम क्या है? अधिगम माने होता सीखना, लर्निंग जिसको आप कहते हैं उसी को अधिगम कहते हैं। अर्थात जो आप सीख रहे हैं वही क्या है, अधिगम है। प्रश्न है कि अधिगम को परिभाषित कीजिए। अधिगम क्या होता है भाई? तो अधिगम किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया होती है। हम अपने हाथ में आम लिए जा रहे हैं, कहीं से एक भूखे बंदर की नज़र उस पर पड़ती है, वह आम को हमारे हाथ से छीन करके ले जाता है। यह भूखे होने की स्थिति में आम के प्रति बंदर की प्रतिक्रिया है, पर यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, सीखी हुई नहीं। इसके विपरीत बालक अपने हमारे हाथ में आम देखता है, वह उसे छीनता नहीं है, वरन हाथ फैला करके मांगता है। आम के प्रति बालक की यह प्रक्रिया स्वाभाविक नहीं है, सीखी हुई है। जो प्रक्रिया सीखी हुई होती है उसी चूँकि वह जानता है बच्चा कि हाँ अगर हम मांगेंगे तो हमको मिल जाएगा, तो उसने सीखा कि मांगेंगे तो मिल जाएगा, तो क्या हो गया, वही आपका क्या हो गया, अधिगम हो गया। एक व्यक्ति हैं स्किनर महोदय कहते हैं अधिगम की परिभाषा को देते हुए कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ओके। जबकि वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया जो होती है सीखने की प्रक्रिया होती है। ये वुडवर्थ महोदय कहते हैं। जबकि गेट्स और अन्य कहते हैं कि सीखना अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो ये चीज़ें हैं। ठीक। तो क्लियर हो गई आपकी इसकी अधिगम की परिभाषा आप दे सकते हैं ऐसा आसानी से। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा का शिक्षा में क्या महत्व है? अभिप्रेरणा का शिक्षा में क्या महत्व है भाई? शिक्षा में बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर मोटिवेशन आपको नहीं मिलेगा तो आप आसानी से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तो मोटिवेशन लेना भी परम आवश्यक है। ये बात आप भी ध्यान रखिएगा। ओके। अभिप्रेरणा में शिक्षा का क्या महत्व है भाई? पहला महत्व यही है कि जो है बाल व्यवहार में परिवर्तन आता है इससे। दूसरी बात यह है कि चरित्र निर्माण में सहायता मिलती है अभिप्रेरणा से। तीसरी बात यह है कि ध्यान केंद्रित करने में सहायता प्रदान करता है अभिप्रेरणा। चौथी बात है कि मानसिक विकास होता है इससे। पांचवी बात है कि रुचि का विकास होता है। छठवीं बात है कि अनुशासन की भावना का विकास होता है। सातवीं बात है कि सामाजिक गुणों का विकास होता है। आठवीं बात है अधिक ज्ञान का अर्जन होता है। नौवीं बात है कि तीव्र गति से ज्ञान का अर्जन होता है। और 10वीं बात है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार प्रगति होती है बच्चों की। तो ये होता है अभिप्रेरणा का शिक्षा में महत्व। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, इसके स्थान पर दूसरा कर सकते थे आप। प्रश्न है कि शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिक विभिन्नता का उपयोग किन किन बातों किन किन बातों से हो सकता है। प्रश्न क्या है? प्रश्न आपके समक्ष है कि शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिक विभिन्नता का उपयोग किन किन बातों में हो सकता है भाई? किन किन बातों में हो सकता है? प्रश्न है कि शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिक विभिन्नता का उपयोग किन किन बातों में हो सकता है। तो पहला कौन सा बात होगी? पहला, शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण करने में जो है व्यक्ति विभिन्नता का उपयोग जो है किया जा सकता है। दूसरी बात, शिक्षा की पाठ्यचर्या के निर्धारण में। तीसरी बात, छात्रों के वर्गीकरण करना हुआ तो उसमें। चौथी बात है कि शिक्षक के वर्गीकरण में। पांचवी बात क्या हो सकती है? शिक्षण साधनों के चयन में। छठवीं बात है कि आपका छात्र की व्यक्तिगत सहायता में। सातवीं बात है कक्षा का आकार निर्धारित करने में। आठवां आप बता सकते हैं भाई क्या कि गृह कार्य को मात्रा तय करने में। ठीक है, ये तमाम प्रकार की चीज़ें। ओके, तो क्लियर होगी बातें। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके समक्ष है। केवल 2 प्रश्न यहाँ से करने हैं। खंड सा दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। 5 शब्दों में आपको लिखना होगा।
और 5 प्रश्नों के केवल 2 प्रश्न आपको छाँटने हैं इनमें से। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इन सभी को तैयार कर लीजिएगा। 7वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं? छात्रों में इसकी पहचान कैसे की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, रट लीजिएगा इसको, मतलब पढ़ लीजिएगा 2 से 3 बार। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा में उसके महत्व एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न 9वां नंबर, बाल्यावस्था को समूह की आयु, चुस्ती की आयु तथा गंदी आयु कहा गया है। इस परिप्रेक्ष्य में इस काल की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए और व्यक्तित्व के निर्धारक कारकों की विवेचना कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं तथा समस्याओं की व्याख्या कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये इतने प्रश्न आपके थे जिनके बारे में हमने आपको बता दी कि दीर्घोत्तरी टाइप के 5 प्रश्न दीर्घोत्तरी के इंपॉर्टेंट हैं, इनको देख लीजिएगा। 10 प्रश्न लघुत्तरी के हमने आपको बताया, उनके उत्तर भी आपको बता दिए। 10 अति लघुत्तरी के, उनके भी उत्तर। अभी दीर्घोत्तरी के उत्तर हमने नहीं बताए, इनको देख लीजिएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जल्द ही आपके समक्ष ये वीडियो बनाऊंगा, इसको जरूर देख लीजिएगा आप सभी लोग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको जरूर देखेंगे आप सभी लोगों के। इसमें आपको बताया जाएगा सारी की सारी बातों को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बना रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।